हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों को आज हम करवाने वाले हैं RBSE का। यहाँ पर साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है। तो भैया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट का उतना इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कल पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी बहुत ही अच्छे नंबर आए, 80 में से 80 आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है भाई, बहुत ही आसान रहता है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके के बच्चे आते हैं हर साल। हमेशा ऐसा ही होता है कि दो तरीके के बच्चे आएंगे। एक तो कल आकर के बोलेंगे कि सर थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत ही अच्छे से करवाया, और एक दूसरे वाला बच्चा आएगा वो बोलेगा कि सर आपकी वजह से हमारा पेपर खराब हो गया। अब देखो दोनों को मैंने पढ़ा है, एक ये नाम मैं उसको जानता हूँ, नाम मैं तुमको जानता हूँ जिसका पेपर खराब हुआ है। लेकिन उसका खराब क्यों हुआ, उसका इसलिए हुआ क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुना, और उसका अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ध्यान से सुना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो तो कंप्लीटली ध्यान से सुनना, कोई भी चीज़ पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ा करो। अगर ऐसे आप करोगे, किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो बिल्कुल भी पेपर अच्छा नहीं होगा। ये मेरे को 100% पता है कि अगर 100 बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे तो उनमें से 2 से 3 बच्चों का पेपर बहुत शानदार होगा, और वो आके बोलेंगे कि सर आपकी वजह से हुआ। और कुछ का खराब होता है तो उनको भी मैं पढ़ाता हूँ, कुछ का अच्छा होता है। तो वो सब एक जैसे रहते हैं। तो आप चाहते हो कि अच्छा हो तो उसके लिए कंप्लीटली वॉच करना। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। एस केयर एजुकेशन नंबर 1 एजुकेशन चैनल है इंडिया के अंदर, जो कि आपको प्रोवाइड करवाता है सैम्पल पेपर। तो इसी बात के ऊपर एस केयर एजुकेशन के लिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी ऐसे पेपर आप लोग को कंटिन्यू मिलते रहें। तो फिर चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चन हर बार की तरह आप लोगों से पूछूंगा, 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर। 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट बताइए कि कितने सारे बच्चे हैं जो कि सच्ची में ध्यान से सुनते हैं। मैं जब भी बोलूं कि क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो आपको आंसर बताना है। जितने आंसर दोगे उतने ही पेपर बढ़िया होंगे। तो ये ज़रूर से ध्यान में रखना ये बात। अब यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर पहले प्रश्न का आप उत्तर बताइए, सेकंड वाले का उत्तर बताइए। पहले और दूसरे का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पर जिसने भी पहले वाले का जो उत्तर है वो यहाँ पर करा है बी उत्तर इसका एकदम से सही है। और अगर दूसरे की बात करें, दूसरे का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बी। तो दोनों का बी उत्तर है, जिसका भी ये सही है वो सही है जिन आंसर इनके। और फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। अब तीसरा और चौथा मेरे को बताओ। चलो इसका आंसर नहीं बताता हूं, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे हैं जो कि बताते हैं। तीसरे और चौथे का आंसर बताओ। हम चलते हैं सीधे पांचवें के ऊपर। अब पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में कहा गया कि फॉर द कॉन्वेक्स लेंस द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे पासिस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग इज नोन एज। तो एक ऐसी रे जो कि डायरेक्टली पास हो जाती है, जैसे कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है डायरेक्टली पास हो जाती है, तो ऐसा बस एक ही पॉइंट होता है। वो पॉइंट याद रखना, वो रहता है पॉइंट ऑफ फोकस। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ फोकस इसका करेक्ट आंसर है। तो पॉइंट ऑफ फोकस ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्शन एंगल इन द फिनोमिना ऑफ एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या रहेगा, वो रहेगा आई बराबर आर रहता है। तो आई बराबर आर इसका एकदम से सही उत्तर है। तो ए वाला ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां है, उसके अंदर बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाएगा, वो लिया जाता है वोल्टमीटर, ये पता है। लेकिन अब ये बताओ कि गैल्वेनोमीटर किस लिए काम में लिया जाता है। बताओ, चलो इसका आंसर मेरे को बताओ कि ये क्यों काम में लिया जाता है। अब देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर के में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सुनो कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर जब कभी भी सर्किट में कनेक्ट करा जाता है, तो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से होता है कि अगर उसमें नेगेटिव में करंट फ्लो कर रहा है, वो एक तरफ होती है उसके अंदर पॉजिटिव रीडिंग, एक तरफ होती है नेगेटिव रीडिंग, तो उसमें ये बता देता है कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर वो इधर की साइड आ रहा है मतलब करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, और अगर उसकी सुई इधर आ रही है तो वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को नापने में काम में लिया जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ एन द कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर का किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है वो है उसकी लेंथ के ऊपर, एकदम से सही बात है। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ये भी सही बात है। और उसके टेम्परेचर के ऊपर, ये भी सही बात है। अगर हम बात करें कि उसका फॉर्मूला क्या रहता है, आर इज इक्वल टू रहता है रो एल बटे ए क्या है यहाँ पर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल है उसकी लेंथ, और रो है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये तो हो गया उसके रेजिस्टेंस की। और अगर बात करें टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से रहता है, वो रहता है आर इज इक्वल टू आर नॉट
और यहाँ पर ये रहता है 1 प्लस एल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ये रहता है उसका टेम्परेचर के साथ में। तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है कि द डिवाइस विच जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कर दे। मतलब हमारे घर पे क्या होता है, फैन में क्या होता है कि फैन में हम क्या देते हैं उसे भाई, लाइट देते हैं, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं उसे, तो वो क्या करता है, वो घूमता है, तो घूमता है तो क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इसमें बोला गया है कि यदि हम मैकेनिकल एनर्जी दें वो फिर उसके बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोलेंगे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ बनती है तो उसको याद रखना कि जनरेट होती है, तो फिर इसका नाम हो जाएगा जनरेटर। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, जनरेटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 10वां। अब प्रश्न नंबर 10वां काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो प्रश्न नंबर 10वें का मेरे को उत्तर बताएगी कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से, और साथ में करते हुए चलना, और लास्ट के अंदर बताना कि सर हमारा स्कोर इतना रहा। जो भी स्कोर रहे वो जरूर से बताना लास्ट के अंदर करते हुए चलो अपना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न है, प्रश्न के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि एक रिएक्शन दी हुई Fe2O3 प्लस ऑफ 2 ऑफ एल्यूमिनियम प्लस Al2O3 प्लस ऑफ 2 ऑफ Fe। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है। इसमें देखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये मतलब आयरन है, ठीक है, और यहाँ पर है एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को हटा दे रहा है, मतलब कि अगर किसी चीज़ को हटा दिया जाए तो मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये रिएक्शन रहती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा डी ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट है। फिर चलते 11वें क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर की बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इन डाइजेशन, मतलब कि पाचन में कौन सी वाली काम में आएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इसमें काम में नहीं आती। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जब बुखार होती है जब काम में ली जाती है। एंटा एसिड, एंटा एसिड इसका एकदम से करेक्ट आंसर है, तो सी वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। और अगर बात करें डी एंटीसेप्टिक की, एंटीसेप्टिक जब काम में लिया जाता है जब कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहां पर एंटीसेप्टिक को काम में लिया जाता है। तो ये सब पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 के अंदर कहा गया है कि फूड कैन्स आर कोटेड विद इन द टीन नॉट विद जिंक, क्यों नहीं होता, मतलब टीन से ही कोट क्यों करते हैं, जिंक से क्यों नहीं करते। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये तो सबसे पहला रीज़न तो ये नहीं है कि यहाँ पर वो महंगा है या फिर सस्ता है, ये रिएक्शन रीज़न नहीं है उसका रीज़न ये है कि जो हमारा ये जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है टिन से। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, तो इसीलिए जिंक को नहीं लगा करके क्या करते हैं भाई, हम टिन लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, तो इसका सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर बोला गया कि द सिक्रीशन ऑफ एन द हार्मोन इन मेल्स। तो अब यहाँ पर मेल्स के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएट कर दे मेल और फीमेल को, तो उसमें हार्मोन का नाम रहेगा वो रहेगा टेस्टोस्टेरोन। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इसका करेक्ट आंसर है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, आपको समझ में नहीं आई होगी, मेरे को पता है। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा एक्सक्रीशन, करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड वाले के अंदर बोला गया है कि द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द, मतलब किससे प्रोटेक्ट करती हैं। अब सन से कौन सी रेज आती हैं भाई, वो आती हैं यूवी रेज, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यूवी रेज, इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल्स आर द कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम किसके एग्जाम्पल्स है, मतलब फोसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, तो फोसिल फ्यूल्स इसका करेक्ट आंसर है। फिर आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या कहते हैं, इसको मतलब कि डिस्टेंस की बात करेगी कि उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं। तो अगर उस डिस्टेंस की बात करें उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा फोकल लेंथ, इसका करेक्ट आंसर है फोकल लेंथ, इसका सही आंसर रहेगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है यहाँ पर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर यूनिट की बात करें वो रहता है यहाँ पर वॉट, उसकी यूनिट रहती है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर पावर की अगर बात करें तो पावर क्या रहती है, P इज इक्वल टू रहता है VI, मतलब वोल्टेज और करंट को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे पावर मिल जाएगी। और अगर वहीं पर यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दोगे V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V की जगह पर IR पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा I²R। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू I²R। और फिर इसके अंदर तीसरी बार क्या करो, अब की बार
आप ये पुट कर दो, आई इज इक्वल टू क्या रहता है, वो रहता है वी बाय आर। ठीक है, ये पुट कर देना। तो यहाँ से जब इसमें इसको वापस से पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। तो इस तरीके से तीन है इसके फॉर्मूले, तो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और इसकी जो यूनिट है वो रहती है वॉट। ठीक है, और जो हमारे घर पर जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, वो आता है किलो वाट आवर में। तो वो क्या होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड। ठीक है, अब उसके बाद में इसी का ही प्रश्न नंबर 3 है, ये क्या है, ये अति लघुरात्मक। ये भी 1 नंबर के प्रश्न है, बस 1 लाइन ही लिखनी होगी इन सभी के लिए, उसमें पूरा पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, तो किसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, ये जरूर से याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि डायबिटीज़ जो है वो किसकी मतलब किसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो डायबिटीज़ जो होती है वो होती है इंसुलिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा इंसुलिन, सही आंसर है। फिर चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर बोला गया कि विच केमिकल इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज के अंदर कौन सा काम में लिया जाता है, तो ये नाम याद रखना, फेरोन इसका करेक्ट ऑप्शन है, फेरोन इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है हमारा चौथे वाले के अंदर बोला गया है कि अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज रिलेटेड टू। तो ये जो नेशनल अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है, अगर हम बात करें ये रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा वाइल्ड लाइफ, इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर बोला गया कि राइट द नेम ऑफ द डैम दैट इज बिल्ट ऑन द रिवर गंगा। तो गंगा रिवर के ऊपर जो बैंड बनाया गया है उसका नाम है तहरी डैम, इसका करेक्ट आंसर है, तहरी डैम सही आंसर रहेगा इसका। फिर चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। अब इसके अंदर बोला गया कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर की अगर मतलब कि अगर उसकी लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस R है, तो अगर उसकी लेंथ सेम रहे और यहाँ पर अगर हमें क्या करना हो मतलब कि व्हाट विल बी द लेंथ, आपको लेंथ निकालने की, अगर उसका रेजिस्टेंस 2R हो जाए तो उसकी लेंथ क्या रहेगी। तो यहाँ पर जो सूत्र काम में लेना मतलब कि एक तरीके से फॉर्मूला जो काम में लेना है वो लेना है R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि रेजिस्टेंस पहले था R और लेंथ थी L। अब बोला गया कि रेजिस्टेंस अगर हो जाए 2R तो लेंथ कितनी होगी, तो ये बोल देते हैं रो L2 डिवाइडेड बाय A। तो यहाँ पर रो ये तो सब सेम है, इसको तो ऐसे ही हटा दो, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लेंथ जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 2L आंसर हो गया। L इज इक्वल टू 2L रिक्वायर्ड रहेगी, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है वो बराबर रहता है, मतलब कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू किसके लेंथ के प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा R इज इक्वल टू मतलब 2L हो जाएगी उसकी रिक्वायर्ड लेंथ। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि जब हमने इसमें एक्सपेरिमेंट करा था, आपको याद होगा कि एक्सपेरिमेंट करा था, एक मैग्नेट रखी थी और उसके अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि हमने इसको करा था कंपास से। अब देखो अगर ये एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा कि कंपास 2 जगह पर दिखाना चाहिए, एक ही जगह के ऊपर 2 इंटरसेक्शन दिखाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। और फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न इसके अंदर बोला गया है कि यह वाई मतलब कि विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस डू वी यूज़ वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट और नॉट इन विच डायरेक्शन। तो अभी भी मैंने आपको बताया था MCQ के अंदर कि ये जो डिवाइस है इसका नाम रहता है वो रहता है गैल्वेनोमीटर। तो इसका नाम ज़रूर से याद रखना, ये रहता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसके अंदर बोला गया कि विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो वॉशिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वॉशिंग सोडा करेक्ट आंसर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10वां। ये मैं प्रश्न बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को हिंदी मीडियम को पढ़ा के हिंदी मीडियम वाली आदत हो गई है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना और मैं अभी इसको करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर इसमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि द pH ऑफ एन द मिल्क इज 6 एंड हाउ डू यू थिंक, जब वो मतलब कि दही के अंदर जम जाता है तो उसकी pH क्या रहेगी। तो देखो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई जल्दी से, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसका आंसर। ठीक है, पहले ये दोनों काम करो। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके अंदर कहा गया कि pH ऑफ फ्रेश मिल्क, मतलब कि मिल्क की अगर बात करें, मिल्क की pH कितनी है भाई, वो H है। तो जब कभी भी pH यदि 0 से 7 तक रहती है तो मतलब ये किस में आते हैं, ये आते हैं एसिड में। ठीक है, ये बात याद रखना, एसिड में आते हैं। अब मिल्क की pH है 6 और यहाँ पर जब ये कर्ड में होगा तो क्या होता है, जब ये कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इसमें कौन सा एसिड काम में होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड।
तो जब इसमें लैक्टिक एसिड जनरेट होगा तो क्या होगा भाई, पीएच डिक्रीज होगी, क्योंकि और एसिड होगा तो यहाँ पर पीएच डिक्रीज होगी, तो पीएच विल डिक्रीज व्हेन द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अब उसके बाद में जो अगला प्रश्न आता है उसके अंदर बोला गया है कि डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और जो हमारा रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत ही ज़्यादा आसान है। यदि पानी के अंदर अगर आप ऐसी इलेक्ट्रिसिटी डाल दोगे, घर पे करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, कि एक गिलास के अंदर पानी लेना, ठीक है, और उसके अंदर वायर डाल देना और उसके बाद में उसको बल्ब से कनेक्ट करके देखना, वो वायर नहीं जलेगा, ठीक है, ये वायर नहीं जलेगा, क्योंकि उसके अंदर ये ऐसा रीज़न इसलिए होता है क्योंकि अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? अगर आयंस प्रेजेंट रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब यहाँ पर जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है वो प्योर रहता है और उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन जो रेन वाटर रहता है उसके अंदर क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा गया है कि कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। अब CaOCl2 का नाम क्या होता है, ये वाला पहले कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसका नाम। फिर चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि कौन से हैं, ये हैं, अब ये आते हैं 2-2 नंबर वाले, लघुरात्मक हैं, इनके अंदर आपको एक 2-2 लाइनें लिखनी होंगी, तो इनको आप खुद से करो। अब जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल हैं, ये मैं करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर बोला गया है कि 3 रजिस्टर हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो इसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा। इसके अंदर गलती बच्चे हमेशा यही करते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट रहता है वो, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें क्या करोगे, इसमें सीधी सी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 प्लस ऑफ 1/3 प्लस ऑफ 1/6, और फिर उसके बाद में इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 + 2 + 1, तो यहाँ पर ही हो गया 6/6, तो मतलब 1 ओम आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर 2 ही होते हैं, मतलब 2 ही रेजिस्टेंस है, तो इनका R इक्विवेलेंट को निकालने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि R1 × R2 डिवाइडेड बाय रहता है R1 प्लस ऑफ R2, ठीक है, ये होता है 2 रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इस बार कितना आया, वाई 1 ओम इसका रेजिस्टेंस आया। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के, पूरे ध्यान से देख लेना। और भी अगर कोई डाउट रह जाए, कोई डाउट हो उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो।